हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल नेवी एमआर का जीके एंड जीएस का मॉक टेस्ट 1 किया था, तो आज हम करने वाले हैं जीके एंड नेवी एमआर का जीके एंड जीएस का मॉक टेस्ट 2। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है? न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है? तो है ऑप्शन ए हमारा त्वरण का, बी है बल का, सी है क्षमता का और डी है ऊर्जा का। तो आप बताइए आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए यानी त्वरण का। ठीक है, न्यूटन प्रति किलोग्राम जो मात्रक है वो है त्वरण का। अब देखिए त्वरण जो है, त्वरण से संबंधित कुछ प्रश्न जान लेते हैं। त्वरण जो है एक सदिश राशि, ठीक है, त्वरण एक सदिश राशि है और इसको सूचित कैसे किया जाता है? इसको सूचित किया जाता है ए यानी एक्सीलरेशन, ठीक है, ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आरबीआई का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय ऑप्शन ए हमारा दिल्ली, बी है कानपुर, सी है मुंबई और डी है नासिक। तो आरबीआई का मुख्यालय जो होगा वो कहाँ होगा? हमारा आंसर जो है, आप बताइए। अब इससे संबंधित और भी प्रश्न जानेंगे आरबीआई के बारे में। देखिए इसका जो आंसर होगा वो हमारा मुंबई हो यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं आरबीआई की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कौन कौन? 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और कहां कहां है? एक है मुंबई में, है ना, मुंबई, और दूसरा है दिल्ली, दूसरा दिल्ली है, ठीक है, और तीसरा है कलकत्ता, कलकत्ता, और चौथा है चेन्नई। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हो गए, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई। और इसकी स्थापना से पूछता है कि आरबीआई की स्थापना कब किया गया था? तो आरबीआई का स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है वो है मुंबई में। देखिए आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके जो 25 क्वेश्चन है हमारा उसका सेट लगाइएगा और बताइएगा कमेंट में कि आपका कितना सही जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने? ऑप्शन है हमारा ए राजा राम मोहन राय, बी है दयानंद सरस्वती, सी है महात्मा गांधी और डी है लोकमान्य तिलक। तो आप बताइए आंसर में क्या होगा इसका? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी वो किसने किया था? ब्रह्म समाज का स्थापना किया था राजा राम मोहन राय। ठीक है, और कब किया था? इसकी स्थापना कब हुआ था? इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 20 अगस्त 1828 को, यानी 20 अगस्त 1828, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1828 और इसका स्थापना किया था राजा राम मोहन राय। ये क्वेश्चन पूछ सकता है इसका स्थापना कब हुआ था 1828 में और किसने किया था? राजा राम मोहन राय। तो यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हमारा तमिलनाडु, बी है राजस्थान, सी है कर्नाटक और डी है केरल। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी यानी कर्नाटक। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो है कर्नाटक में। और इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना हुआ था 1973 में, है ना। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1973 में। ठीक है, और इससे अभ्यारण्य से संबंधित एक और क्वेश्चन है कि भारत का सबसे, यानी भारत का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य, वन जीव अभ्यारण्य जो है वो है जिम कार्बेट। कौन सा होगा? जिम कार्बेट, है ना, जिम कार्बेट। भारत का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो है जिम कार्बेट। इससे क्वेश्चन पूछता है और इससे पूछता है। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ है? कर्नाटक में।
और इसकी स्थापना जो थी 1973 में हुआ था। और भारत का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य वो है जिम कॉर्बेट। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? ठीक है, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा जो है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हमारा मैकमोहन रेखा, की डुरंड रेखा, की रेड क्लिफ रेखा, की 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो अब बताइए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन हमारा सी, यानी रेड क्लिफ। सर सीरीज रेड क्लिफ के नाम पे इसका नाम रखा गया है रेड क्लिफ, यानी भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा है, या भारत और पाकिस्तान को अलग करती है जो, वो कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, अब देखिए मैकमोहन रेखा जो है ना, मैकमोहन जो है, मैकमोहन रेखा किसको अलग करता है? मैकमोहन जो है वो किसको अलग करता है? भारत और चीन को। ठीक है, अब इसके बाद है अगला है हमारा डुरंड रेखा। डुरंड जो है वो अलग करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। ठीक है, और रेड क्लिफ आप जान ही गए, भारत और पाकिस्तान को। और इसके बाद तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर एक यंत्र है ना, इससे क्या मापा जाता है? ए ऑप्शन है वायु गति, बी है वायु दाब, है ना, और सी है भूकंप। तो अब बताइए इसका सही आंसर जो होगा, या डी है इनमें से सभी, कि बैरोमीटर से क्या मापा जाएगा? वायु की गति, की वायु दाब, की भूकंप, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा बी, यानी वायुमंडलीय गति। वायु दाब की गति मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वायु गति मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नहीं, सिस्मोग्राफ भूकंप मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? भूकंप मापने के लिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन अगर यहां से कोई आपको दिक्कत होगा तो आगे कमेंट में आप पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल प्रदूषण कैसे होता है? जल प्रदूषण होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा सोडियम क्लोराइड, बी है कैल्शियम कार्बोनेट, सी है सीरा, और डी है औद्योगिक अपशिष्ट। तो बताइए कि जल प्रदूषण किस कारण से होता है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा, सही आंसर वो होगा ऑप्शन हमारा डी, है ना, यानी औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट, जल प्रदूषण कैसे होता है? औद्योगिक अपशिष्ट के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीलिया का संबंध किस अंग से, है ना? पीलिया का जो संबंध है किस अंग से है? ठीक है, जिसे हम जॉन्डिस बोलते हैं। देखिए इसको इंग्लिश में इसलिए ट्रांसलेट नहीं किया गया है कि नेवी एमआर में जो क्वेश्चन पूछता है वो आपको हिंदी मीडियम में ही रहेगा। ठीक है, इसलिए इंग्लिश मीडियम में इसको कन्वर्ट नहीं किया गया है। तो अगले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा, पीलिया का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो आंख से है, कि यकृत से है, कि पाचन ग्रंथि से है, कि जीभ से है? अब बताइए इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? पीलिया का संबंध, मतलब पीलिया जब हो जाए, जॉन्डिस जब होता है, वो हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, ये सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत। यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, पीलिया का संबंध किस अंग से है? जो यकृत से है। ठीक है, अब आंख में कौन सा रोग होगा? मोतियाबिंद हो सकता है। ठीक है, पाचन ग्रंथि, मधुमेह यानी अग्नाशय से, और इसके बाद है जीभ। जीभ का जो रोग होता है वो होता है स्टेमेटाइटिस, है ना, स्टेमेटाइटिस, ये जीभ का रोग। स्टेमेटाइटिस जो रोग है वो किससे संबंधित है? जीभ से है ना। यकृत, पीलिया का संबंध है यकृत। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रम को क्या कहते हैं? ठीक है,
गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए वियोजन, विलयन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऊर्ध्वपातन। ये आप जानते ही होंगे। सीधे किसी ठोस को सीधे गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदलना यानी गैसीय रूप में सीधे बदल जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। देखिए वाष्पीकरण जो है वो अलग होता है। ठीक है, तो वाष्पीकरण में क्या होता है कि किसी तत्व या यौगिक का द्रव से गैसीय रूप में गैसीय अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, किसी तत्व का या यौगिक का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलना, ये देखिए वाष्पीकरण जो है वो क्या होगा? द्रव से गैस में बदलेगा। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे? इसे वाष्पीकरण। और ऊर्ध्वपातन जो है ये ठोस से, है ना, ठोस से कहां बदलेगा? किसमें बदलेगा? गैस में। इसलिए इसे कहेंगे ऊर्ध्वपातन। और वाष्पीकरण द्रव से गैस में बदल रहा है तो इसलिए वाष्पीकरण, और जब ठोस से गैस में बदलेगा तब हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लेग कैसे उत्पन्न होता है? ठीक है, ऑप्शन है ए प्रोटोजोआ, ठीक है, बी है कवक, सी है विषाणु और डी है जीवाणु। तो क्या होगा इसका आंसर? प्लेग जो होता है कैसे उत्पन्न होता है? वो होता है जीवाणु के द्वारा। ठीक है, प्लेग कैसे उत्पन्न होता है? जीवाणु के द्वारा। तो चलिए इन सब रोग से, मतलब ये सब जो है इनसे भी उत्पन्न होने वाले रोग के बारे में देख लेते हैं। ये जो होता है प्रोटोजोआ से क्या उत्पन्न होगा? है ना, प्रोटोजोआ से जो उत्पन्न होता है मलेरिया जो होता है ना, मलेरिया मलेरिया प्रोटोजोआ से उत्पन्न होगा। कवक से उत्पन्न होने वाला रोग गंजापन है, गंजापन। और कल हमने आपको बताया था जैसे रिंग वर्म हो गया, है ना, दाद, खाद, खुजली, ये सब जितने भी रोग होते हैं ये सब कवक के द्वारा होते हैं। और विषाणु से उत्पन्न होने वाला, विषाणु यानी वायरस, एड्स हो गया, है ना, एड्स, और भी बहुत सारे हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति है? ठीक है, रामनाथ कोविंद जो है भारत के कौन से राष्ट्रपति है? कितने नंबर के राष्ट्रपति है? ये है ऑप्शन 13वीं, 14वीं, 15वीं और 12वीं। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी 14वीं। श्री रामनाथ कोविंद जो है वो भारत के 14वें राष्ट्रपति है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन 12, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारा 12 दिसंबर, 10 दिसंबर, 14 दिसंबर और 11 दिसंबर। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 दिसंबर। ये तो आप जानते ही होंगे मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 दिसंबर को। ठीक है, और रामनाथ कोविंद जो है वो है 14वें राष्ट्रपति। यहां से अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। और आप हाँ सेट लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वीडियो को पॉज करके सेट लगाइएगा, आपका कितना सही हो रहा है कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? है ना, मौर्य वंश की स्थापना जो था किसने किया था? ऑप्शन है हमारा अशोक, श्रीगुप्त, सी है चंद्रगुप्त और डी है बिंबिसार। तो मौर्य वंश का स्थापना जो है वो किसने किया था? मौर्य वंश का स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन होगा सी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? है ना, हरित क्रांति की शुरुआत की थी किसने? ऑप्शन है हमारा वर्गीज कुरियन, बी है बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, की एम एस स्वामीनाथन, की डी है महात्मा गांधी। इसका जो सही आंसर होगा वो हमने आपको जब सॉइल पढ़ा रहे थे, सॉइल चैप्टर, उसमें हमने आपको बताया है। ठीक है, कि इसका हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी और कब किया? ठीक है, हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति की शुरुआत की थी कहां, किसने की थी? ये किया था एम एस स्वामीनाथन ने, है ना। हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो किया था एम एस स्वामीनाथन ने, और कब किया था? 1967 में, और 68 तक चला था। और ये कहां हुआ था? हरित क्रांति वाला क्षेत्र किससे बोला जाता है? पंजाब और
हरियाणा को। ठीक है, यहां से ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, मंगल, अरुण, सूर्य। ये तो आप जानते ही होंगे, है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी चंद्रमा, है ना। चंद्रमा ही, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, है ना। अगर यहां से कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं कमेंट में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ठीक है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और एंड विटामिन डी। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? ये तो आप जानते ही हैं। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी। नींबू और संतरे में पाए जाने वाला जो विटामिन है वो है विटामिन सी। ठीक है, और देखिए विटामिन डी जो पाया जाता है वो सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। ठीक है, और ए में, ए जो है वो हरे साग सब्जियों में या गाजर में, है ना, ये सब में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, दाब का एसआई मात्रक क्या है? ये तो आपने पढ़ा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से फिजिक्स में, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, है ना। दाब का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक जो है वो है ऑप्शन नंबर ए पास्कल, बी है ओम, सी है एम्पियर, है ना सी है एम्पियर और डी है वोल्ट। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए यानी पास्कल, है ना। दाब का सही मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत अगर होगी तो आप बोल सकते हैं हमसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, केरल, है ना, तमिलनाडु, इनमें से सब। ठीक है, अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, यानी ऑप्शन नंबर एक कर्नाटक। कोलार जो स्वर्ण खदान है ये कहां स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक से एक और क्वेश्चन बताया हमने, बांदीपुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य वो भी कहां है? कर्नाटक में। और कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है? कोलार में क्या चीज का खदान है? वो है सोना का। भारत में कोलार से ही सोना प्राप्त किया जाता है, यानी कर्नाटक में स्थित है ये। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरीन। अब बताइए प्रकाश संश्लेषण जब होता है उसमें उस क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है कि हाइड्रोजन की क्लोरीन, है ना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए यानी ऑक्सीजन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है, कौन सी गैस बाहर निकलेगी? तो वो निकलेगी ऑक्सीजन, यानी बाहर निकलता है ऑक्सीजन, बाहर निकलता है। ठीक है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%, नाइट्रोजन की, यानी नाइट्रोजन का 78% और बाकी अन्य गैसों का पाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु, है ना, राजनीतिक गुरु और उपदेशक मानते थे? ठीक है, महात्मा गांधी कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनके बातों से प्रभावित थे और उनको अपना राजनीतिक गुरु मान लिए थे? तो ऑप्शन है हमारा गोपाल कृष्ण गोखले, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी है मोतीलाल नेहरू। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु और उपदेशक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, इनके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले के अलावा इनके जो राजनीतिक गुरु थे, है ना, वो थे एमजी रनाडे। एमजी रनाडे भी इनके गुरु थे, महात्मा गांधी के। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। तो राज्यपाल से संबंधित कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। राज्यपाल का जो वर्णन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 152 में। ठीक है, अनुच्छेद 152 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, और ये जो राज्यपाल होता है ये किसी राज्य के प्रधान होता है। जिस राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल जो होता है वो राज्यपाल का प्रधान होगा, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, राज्य का प्रधान कौन होगा? तो राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांसा एक मिश्र धातु है ना? कांसा मिश्र धातु है किसका? ऑप्शन है तांबा और जिंक का, बी है तांबा जिंक टीन का, सी है तांबा और टीन का, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तांबा और टीन, है ना, जिसमें तांबा जो होता है, ऑप्शन सी होगा, तांबा जो होता है इसमें तांबा की मात्रा होती है 90% और टीन का जो मात्रा होता है वो है 10%। इस तरीके से क्या होता है? कांसा का निर्माण होता है तांबा और टीन के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन है, संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन है हमारा तांबा, बी है लोहा, सी है सीसा और डी है जस्ता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सीसा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है किस ग्रुप को? ऑप्शन ए और बी को, बी है केवल AB को, सी है AB और सी को, A B C और O को, और डी है इनमें से सभी। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? AB ग्रुप वाला व्यक्ति किसको खून दे सकता है? ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी AB। ये केवल AB व्यक्ति को ही खून दे सकता है, क्योंकि ये ले सकता है किसी से भी, लेकिन दे सकता है केवल AB वाले, जो इसका ग्रुप होगा वही दे सकता है। ठीक है, AB को दे सकता है लेकिन ले लेगा सबसे। ठीक है, इसे हम सर्वग्राही भी बोलते हैं। AB जो ग्रुप होता है ब्लड का उसे हम सर्वग्राही बोलते हैं, और O को बोलते हैं सर्वदाता। ठीक है, और O जो है किसी को भी दे सकता है लेकिन ले सकता है केवल उसी से। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है इसमें कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की जो खोज की थी वो की थी किसने? लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज जो की थी वो किया था लैंड स्टीनर ने। और कब किया था? 1900 में, 1900 ईस्वी में किया था। ये क्वेश्चन आता है, रक्त समूह का खोज किया था लैंड स्टीनर और कब किया था? 1900 में। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था किसने? ऑप्शन ए कोपरनिकस, बी है केपलर और सी है आर्यभट्ट और डी है न्यूटन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा आर्यभट्ट। ठीक है, ग्रहों की गति का नियम दिया था आर्यभट्ट ने, सॉरी केपलर ने दिया था। ठीक है, ग्रहों के गति का नियम दिया था केपलर ने। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्वेश्चन था हमने पूरा किया, और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है,